नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ख्याल आपका, मैं आपका स्वागत है। कोरोना वायरस वैज्ञानिकों के लिए आए दिन नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है। कोरोना के लिए वेरिएंट और म्यूटेशन एक नए संक्रमण को जन्म दे रहे हैं और ये संक्रमण पहले से भी घातक बनता जा रहा है। हालांकि देश में कोरोना संक्रमण दर में गिरावट आई है, पर वैज्ञानिकों की चिंता बरकरार है। साथ ही डॉक्टर्स के लिए भी ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और इसी के साथ अब इसी वो ज्यादा जानकारी के लिए और डेल्टा प्लस वेरिएंट पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर चावला, जिनसे हम बात करेंगे कुछ ही देर में। डॉक्टर चावला, बहुत स्वागत है आपका आर्यन न्यूज पर। कई देशों में मचा चुका है और अब भारत में भी डेल्टा प्लस के करीब 40 से 50 केसेस सामने आ चुके हैं। और इसी के साथ ही वैज्ञानिकों के लिए भी डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का सबब बना हुआ है। बता दें, कोरोना के मामलों में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन कोरोना का कहर लगातार जारी है और इसके साथ ही संक्रमित मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। और इसी बीच अब डेल्टा वेरिएंट का नया म्यूटेशन डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। बता दें, पहले से ही वैज्ञानिकों की तरफ से डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी गई थी। और खासकर वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया था कि तीसरी लहर में बच्चों पर कोरोना अपना कहर बरसा सकता है। और इसी के साथ ही अब डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन ले चुके लोगों पर भी डेल्टा प्लस वेरिएंट अपना असर दिखा सकता है। यानी कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं। हालांकि ये वेरिएंट कितना घातक है और वैक्सीन इसके खिलाफ कितनी प्रभावशाली है, इसको लेकर अभी भी अध्ययन जारी है। तो वहीं डॉक्टर नरेश चावला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्यन न्यूज पर। डॉक्टर नरेश, आपसे जानना चाहेंगे, डेल्टा प्लस वेरिएंट आ चुका है, इसके कुछ मामले भी भारत में देखने को मिले हैं। क्या लगता है, डेल्टा वेरिएंट से कितना ज्यादा घातक है डेल्टा प्लस वेरिएंट? देखिए पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि जब से ये डेल्टा प्लस ये इसकी इजाद कैसे हुई थी, जब हमारे देश में मार्च के महीने में पहला दूसरी वेव आई थी, तो 3 वेरिएंट आए थे। एक ब्राजील से, एक इंग्लैंड से और एक साउथ अफ्रीका से। जब वे कुछ टाइम बाद ये जो हिंदुस्तान में, पर्टिकुलरली हमारे महाराष्ट्र में और पंजाब में ये डेल्टा बन गया। अब ये फिर डेल्टा जब बाहर गया तो ये बाहर से वापिस होकर डेल्टा प्लस बन गया। डेल्टा प्लस अभी तक जो हमने जाना है इसको, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा केसेस इंडिया में अभी नहीं हुए हैं, हार्डली आई वुड से 50-60 केसेस हुए हैं। इसको कम से कम 1.5-2 गुना ज्यादा घातक माना जाता है और ज्यादा फैलने वाला इन्फेक्शियस भी माना जाता है। तो जो पिछली स्ट्रेन हमने जो देखी हैं उसके मुकाबले में अब देखने की बात है ये कितना हमारे देश में फैल पाता है या नहीं फैल पाता। लेकिन अभी तक तो ये माना जाएगा ये पिछली एग्जिस्टिंग जो हमारे वेरिएंट्स थे उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा घातक है। तो ये तो जब केसेस बढ़ेंगे तब पता चलेगा। अभी तो हम सिर्फ अपना कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये कम से कम फैले और शायद तीसरी लहर ना ही आए। जी डॉक्टर नरेश, आपके साथ हम बताना चाहेंगे, डॉक्टर नरेश तुल्ली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर उनकी क्या कुछ राय है। डॉक्टर तुल्ली, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्यन न्यूज पर। जी धन्यवाद पल्लवी जी। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अब वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कई लोग इस डर में हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट, क्योंकि वैक्सीन लगाए हुए मरीजों को भी हो रहा है, तो इसलिए क्या ऐसे में टीकाकरण करवाना चाहिए या नहीं? तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि क्या वैक्सीन ऐसे में लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, या वैक्सीन कितनी ज्यादा कारगर है? सबसे पहले तो ये मैं बिल्कुल स्पष्ट करके कहना चाहूंगा कि टीकाकरण के अंदर कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। हम सब लोगों को अपना ये देश के प्रति जिम्मेदारी और अपना धर्म समझ के सब लोगों को वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। हाँ, अब आपका प्रश्न कि ये डेल्टा 4+ का भविष्य क्या होगा, ये आज की तारीख में किसी को मालूम नहीं है। और आने वाले समय में ये जो SARS-CoV-2 या कोविड-19 वायरस है, ये क्या रूप धारण करने वाला है, ये आज तक किसी को मालूम नहीं। सब कुछ अनुमान के किया जा रहा है आज। परंतु एज ए
होलिस्टिक फिजिशियन यानी कि एक संपूर्ण चिकित्सक होते हुए मैं देशवासियों की आपकी चैनल के माध्यम से ये ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि इन द बेस्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस यानी कि सबसे अच्छे हालात में ये जो टीकाकरण है इसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज दिया गया है, यानी कि ये एक इमरजेंसी यानी कि शायद एक शॉर्ट टर्म इस कोरोना को रोकने का उपाय है, परंतु हमें लंबी सोच को सोचना है और वो हमें अपनी एक होलिस्टिक स्वस्थता देश में लाने के लिए उसको साथ के साथ हमें यूज जरूर करना चाहिए कि एक प्रकार ये इमरजेंसी यूज है। यस, हम जैसे मैंने पहले कहा हर देशवासी को टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए, परंतु ये एक ना तो ये परमानेंट और ना ये एक सक्षम उपाय है कि इसके ऊपर हम हमेशा के लिए मात्र टीका के ऊपर ही निर्भर हो जाएं। उसके साथ हमें अपनी लंबी जो सोच है उसको ज्यादा ध्यान देना है, उसको साथ के साथ ध्यान देना है कि इस होलिस्टिक स्वास्थ्य प्रणाली से यानी कि अपनी सेहत का ध्यान रख के मुझे अपनी रोग प्रतिरोध शक्ति, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ, अपनी डिजीज फाइटिंग पावर, अपना जो मेरा एक किसी भी कीटाणु से बचने का जो मेरा अपना जो कवच है उसको मैं तंदुरुस्त करूं, उसको मतलब कि अपनी सेहत को सुधारूं। जितनी अच्छी मेरी सेहत होगी, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, शरीर सिर्फ शरीर की सेहत नहीं होती, सेहत एक शारीर 3 डायमेंशनल होती है, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। यानी डॉक्टर आकिब उल्गी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ डॉक्टर चावला आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जो है एंटीबॉडीज को लेकर भी इन दोनों के बीच एक अध्ययन चल रहा है और इसके साथ ही वैज्ञानिक भी लगातार इसी कोशिश में है कि वो कोरोना को जितना ज्यादा हो सके समझ सके, क्योंकि नए नए म्यूटेशन कोरोना के आ रहे हैं। तो क्या अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पहले सभी वेरिएंट से, कोरोना के जो वेरिएंट हमने देखे हैं उन सब से कहीं ज्यादा घातक होगा? देखिए पल्लवी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वेरिएंट उससे कुछ ज्यादा घातक तो है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इन्फेक्शियस भी है। पर देखिए, हम पहली बात है कि हमारा उद्देश्य आपके चैनल के दर्शकों को ये बताना है कि वो एहतियात ज्यादा बरतें। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब से इंडिया में अनलॉक हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से, जो मैं देख रहा हूँ लोग कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे। खाली इस बात की व्याख्या करना कि जो अगला वायरस कैसा होगा, हमें अच्छी तरह मालूम है कि जितना अभी तक हमने दूसरे देशों में देखा है और जो 50-60 केस हमारे देश में आए हैं उसमें से 4 या 5 की डेथ भी हो चुकी है। ये तो मान के चला जाए कि ये उससे ज्यादा घातक है, तो हम उससे कैसे बचें, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। उसके बचने के 2 ही उपाय हैं। एक, हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, जो हम कहेंगे कि मैंने कई देशों में देखा है कि वो लोगों ने इस बिहेवियर को अपना जीवन शैली बना लिया है। अब बार बार लॉकडाउन नहीं लगाए जा सकते, लॉकडाउन की इकोनॉमिक कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लोग, देश भर के लोग बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट होते हैं। तो हम चाहते हैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए जिससे कि कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, कि कोरोना हमें इन्फेक्ट भी ना कर पाए और हमें लॉकडाउन ना लगाने पड़े। और उसके लिए अत्यंत आवश्यक है लोग बाग अपना काम भी चलाएं, घर से बाहर तभी निकलें जब उनको निकलने की जरूरत है। प्लस वो जितनी भी बातें बोली जाती हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की, हैंड वॉश की, और झुंड में ना जाने की, और इसके ऊपर एक ही चीज है जिसका नाम है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के मामले में पल्लवी, मैं स्पष्ट दर्शकों को निर्देश देना पसंद करूंगा, संदेश देना पसंद करूंगा कि हमारे देश में इस टाइम 3 किस्म की वैक्सीन अभी भी मौजूद हैं, स्पुतनिक, कोविशील्ड और कोवैक्सिन। और 4 वैक्सीन अभी बहुत जल्द आने वाली हैं, जिसमें मॉडर्ना वैक्सीन का हमें अप्रूवल मिल चुका है, इमरजेंसी ऑथराइजेशन, और फाइजर वैक्सीन भी, और एक नोवावैक्स और एक कैडिला की वैक्सीन। तो उम्मीद की जाती है कि अगले 1-2 महीने में हमारे देश में वैक्सीनेशन का अच्छा खासा स्टॉक हो जाएगा। और प्लस अभी भी जो चल रहा है ऑलमोस्ट 40-50 लाख वैक्सीनेशन पर डे चल रहा है। तो हम अभी तक करीबन 34 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं।
तो ये सब पलवी आप डॉक्टर मान के नरेश, चलिएगा। ये भी एक बात सामने आई कि जिन लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं कोरोना संक्रमण के बाद, उनमें भी डेल्टा प्लस वेरिएंट अपनी चपेट में लिया है, क्योंकि बाकी देशों की तुलना में जिस तरीके से केसेस सामने आए हैं और उनके बारे में जानकारी मिली है, उससे यही नजर आ रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट उन लोगों पर भी हावी हो रहा है जिनमें एंटीबॉडीज बन चुकी है। तो ये कितना कुछ सही है और इससे और कितना डरने की जरूरत है अभी? देखिए, ये सच है कि समहाउ जो नए वेरिएंट्स हैं उस पे जो हमारी एग्जिस्टिंग वैक्सीन 100% कभी भी सफलता का दावा नहीं किया जाता। किसी भी वैक्सीनेशन का दावा 100% नहीं होता। उनकी सफलता रेट हार्डली 71-2% के आसपास कही गई है, इंक्लूडिंग कोविशील्ड की भी और कोवैक्सीन की, जो कि हमारे देश में इसमें ज्यादा लग रही हैं। तो आप मान के चलिएगा 30% तो विंडो पीरियड है ही है, तो दैट मीन्स चांसेस कुछ तो होने के ही हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि वैक्सीन इनके उन नए वेरिएंट्स पे बिल्कुल भी कारगर नहीं है, बट ये अवश्य कहा जाएगा कुछ कम कारगर हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे अगर किसी पेशेंट को वैक्सीनेट किया जा चुका है, अगर उसको डेल्टा प्लस इन्फेक्ट करेगा भी, तो शायद पेशेंट की आईसीयू की स्टेज नहीं आएगी, पेशेंट की मौत नहीं होगी, पेशेंट को सीवियर डिसीज नहीं होगी और पेशेंट को एक हल्की फुल्की बीमारी होकर चुपचाप आगे हो जाएगा। डॉक्टर नरेश, जैसे कि आपने भी सिम्टम्स का जिक्र किया, लक्षण का जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूंगी डेल्टा प्लस के क्या कुछ लक्षण हैं, क्योंकि हर बार कोरोना ने जब जब अपना रूप बदला है, कुछ नए वेरिएंट्स और कुछ नए म्यूटेशन जब जब आए हैं, तो कोरोना के लक्षणों में भी बदलाव देखा गया है। तो डेल्टा प्लस के क्या कुछ खास लक्षण हैं जिससे पता चल सके कि इंसान को डेल्टा प्लस है? अभी तक जो लक्षण हैं ऑलमोस्ट नियरली सेम है, बट ये मान के चला जाए ये जो पर्टिकुलर डेल्टा प्लस वायरस है ये लंग्स को बहुत बुरी तरह डैमेज करने की क्षमता रखता है जी। दैट मीन्स कि इसमें जो सांस के सिम्टम्स हैं, लंग्स के सिम्टम्स ज्यादा आएंगे। ये अभी हमारे देश में सिर्फ 85 केस आए हैं, तो हमारी जानकारी कुछ कम है इस मामले में। दिल्ली में तो अभी एक भी केस नहीं हुआ है, तो इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि ये लंग्स को इनफैक्ट ज्यादा करता है। तो दैट मीन्स के लंग को बिल्कुल ही एकदम डैमेज कर देता है। तो पेशेंट को सांस के घुटन वाले सिम्टम्स, सांस वाली खांसी के सिम्टम्स ज्यादा आएंगे। बाकी जो दूसरे सिम्टम्स हैं वो पहले वायरस की तरह ही हैं, जो तेज बुखार होना, हेडेक होना, गर्दन में दर्द होना, जुकाम होना, और ये सब होगा। और कुछ इसमें पेट के सिम्टम भी, जिसमें कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि उल्टी की फीलिंग और पेट के मोशंस वगैरह भी लग सकते हैं। साथ ही डॉक्टर चावला, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी यहाँ पर, आखिरी सवाल, कि अभी हाल ही में एक शोध में ये कहा गया था कि जिन लोगों को लंबे समय से कोरोना हुआ है या वो कोरोना संक्रमित रहे हैं, उनके मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं हैं जो कि छोटी हो गई हैं, जिससे उनकी सूंघने की क्षमता जो है उस पर काफी असर पड़ा है। तो ऐसे में पता कैसे चल पाएगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है? अगर सूंघने की इस तरह की जो क्षमता कम हुई है, ये कब तक ठीक हो सकती है और डेल्टा प्लस को इससे कितना फायदा मिलेगा या वो कितनी जल्दी ऐसे लोगों को अपने संक्रमण का शिकार बना सकता है? देखिए पल्लवी, हमें भी पता चला है कि कुछ रिसर्च से कि इससे नर्वस सिस्टम पे बुरा असर तो आ रहा है। अब वो कितना है, शायद इससे ये समझा जाए कि खाली सूंघने की और टेस्ट की क्षमता कम हो रही है या कुछ और मेमोरी वगैरह में भी लॉस होता है। इस बारे में अभी शोध जारी है। अभी दावे से, क्योंकि ये वी आर स्पीकिंग ऑन ए पब्लिक चैनल, तो लोग वालों को ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। अभी इसका कोई बहुत ज्यादा इसकी रिसर्च नहीं हो पाई है। ये महज कुछ शक से जरूर हैं जिसमें नर्वस सिस्टम पे हल्का फुल्का असर आ सकता है। लेकिन आप ये सोचना कि स्मेल टोटली चली जाएगी या टेस्ट टोटली चला जाएगा, ऐसा कोई अभी तक हमारा रिसर्च नहीं हुआ है। तो ऐसे इस बारे में कोई भी ऐसा बयान देना मेरी तरफ से गलत होगा। जी, डॉक्टर नरेश चावला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमें देने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला, जो कि आईएमए सदस्य हैं, वो जुड़े हुए थे और उन्होंने कई अहम जानकारियां हमें डेल्टा प्लस को लेकर दी है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है और ऐसे में अफवाहों पर ध्यान ना दें और तीसरी लहर से बचाव आपके लिए भी जरूरी है। तो खुद ही कुछ ऐसी एहतियात बरतने अभी भी जरूरी है। इसी के साथ ही ख्याल आपका मैं फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।